इसमें हस्बैंड, वाइफ और उनकी बेटी होती है। अब ये तीनों रात में टीवी देख रहे होते हैं कि तभी लड़की को अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। अब वो अपनी माँ से बहाना बनाकर बाहर निकलती है और बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके पीछे एक अनजान बंदा आ जाता है और वो लड़की के गले में स्टेथोस्कोप डालकर उसे पीछे खींच लेता है और शायद उसे मार भी देता है और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है और उस गांव के बाहर एक झोपड़ी में एक बेटा और उसकी माँ साथ में अपना जीवन गुजार रहे होते हैं। ये बच्चा रोज सुबह जल्दी उठकर नदी में नहाने जाता है और उसके बाद अपने स्कूल जाता है। उसके सुबह जल्दी नहाने की वजह ये है कि जब बाकी बच्चे उस नदी में नहाने आते हैं तो वो उसे नहाने नहीं देते, इसलिए वो पहले ही नहाकर स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद तैयार होकर स्कूल चला जाता है। अब उसी गाँव में अनंत नाम का एक पैसे वाला बंदा भी रहता है जिसके पास एक शानदार बाइक होती है। अब अक्सर वो छोटा लड़का अनंत की बाइक को आते जाते निहारता रहता है और इसी तरह उसकी एक ख्वाहिश होती है कि वो भी किसी दिन उस बाइक पर बैठे। इसके लिए वो हर रोज अनंत से लिफ्ट भी मांगता है, लेकिन अनंत उसकी तरफ देखता भी नहीं। फिर हम देखते हैं कि ये सब गांव के दो लोग नोटिस कर रहे होते हैं जो उस बच्चे से कहते हैं तू छोटी जाति का लड़का है, इसीलिए अपनी हैसियत के हिसाब से सपने देख, कोई तुझे भाव नहीं देगा। अब ये सुनकर बच्चे को गाँव वालों और अनंत पर बहुत गुस्सा आता है और इसी बीच एक दिन अनंत भी उसे अपनी बाइक को छूने के लिए सजा देता है और उसको 2-3 धीरे से थप्पड़ लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बच्चे की माँ खेत में काम करती है और उसी गांव में राघव नाम का एक बंदा भी रहता है जिसकी उसकी माँ पर बुरी नजर होती है। फिर एक दिन जब वो बच्चा अपने घर पर लकड़ी का काम कर रहा होता है तभी राघव और उसका साथी उस बच्चे के घर आते हैं और उसकी माँ के बारे में पूछते हैं तो वो बच्चा उन दोनों को कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो राघव की आंखों में आंखें डालकर देखता रहता है। ये चीज अब राघव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उस बच्चे को कसकर पकड़कर कहता है तेरे बाप ने भी कभी मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की, फिर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, अपनी नजरें नीचे करके बात कर। लेकिन वो बच्चा अभी भी उसकी बात अनसुनी कर देता है, जिसके बाद राघव उस बच्चे की चड्डी निकालकर उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जला देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन वो बच्चा उन दोनों गांव वालों पर पत्थर फेंकने लगता है जो उसे कल छोटी जाति का बोल रहे थे और इसी तरह वो उनका मुंह बंद करा देता है। फिर उस दिन जब अनंत अपनी बाइक पर कहीं जा रहा होता है तो वो बच्चा उसके सामने आता है और आज फिर से उससे लिफ्ट मांगता है। अब बच्चे को लगता है कि शायद अनंत आज भी लिफ्ट नहीं देगा, लेकिन इस बार अनंत उसे बाइक पर बैठा लेता है। अब बाइक पर बैठते ही उस बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन तभी उसे उस दिन की बात याद आती है जब अनंत ने उसे बाइक को छूने की वजह से थप्पड़ लगाए थे। इसलिए अब वो बच्चा गुस्से में आकर पीछे से पत्थर मारकर अनंत पर वार कर देता है। ये देखकर अब अनंत को लगता है कि शायद ये बच्चा पागल है, इसलिए वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और कहता है कि मैंने इस बच्चे की मदद की, लेकिन इसने मुझ पर ही हमला कर दिया, मुझे तो ये पागल वागल लगता है, इसलिए इसे जेल में डाल दो। इतना कहकर अनंत वहाँ से चला जाता है, जबकि वो बच्चा चुपचाप डरा सहमा वहीं पर बैठा होता है, जैसे उसे अंदाजा हो कि उसने अनंत के साथ गलत किया है, जबकि अनंत ने उसकी हेल्प की थी। वहीं पुलिस ऑफिसर भी उसकी फाइल दर्ज नहीं करता और उस बच्चे को बैठाकर उससे बात करने लगता है। सारी बातों को सुनने के बाद वो ऑफिसर उससे कहता है कि तुमने आज जो किया वो गलत था, लेकिन अगर तुम्हें बाइक से प्यार है तो मेहनत करो और इसे खरीद लो या पढ़ लिख कर पुलिस ऑफिसर बन जाओ, फिर दिन भर बाइक पर घूमते रहना। इस तरह वो समझा बुझाकर उस बच्चे को उसके घर वापस भेज देता है। अब सीन यहाँ से कई साल आगे शिफ्ट होता है, जहाँ हमें दास नाम का एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है। अब दास की बात करें तो वो एक बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है। वो कभी भी किसी भी काम के लिए कोई भी रिश्वत नहीं लेता, चाहे उसके ऊपर किसी का कितना भी दबाव क्यों ना हो। फिर हम देखते हैं कि दास के घर के पास उन्नी नाम के आदमी की फैमिली रहती है और उन्नी के पास एक पुरानी बाइक होती है जिसे दास खरीद लेता है। अब बातों ही बातों में हमें दास की एक आदत के बारे में पता चलता है, जो है लोगों के साथ अंताक्षरी खेलना। वो अक्सर अपने स्टाफ और फैमिली के साथ अंताक्षरी खेलता है और सभी को गाना गाने को कहता है। फिर आगे हम देखते हैं कि दास ने उस एरिया के जाने माने पॉलिटिशियन वासुदेवन के कुछ आदमियों को गिरफ्तार करके रखा है और उसी पुलिस स्टेशन में हरिहर नाम का एक ऑफिसर भी होता है जो वासुदेवन से रिश्वत लेकर उसके लिए काम करता है। अब हरिहर वासुदेवन के कहने पर दास को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि ये वासुदेवन बहुत ही खतरनाक आदमी है, इसीलिए उसके आदमियों को छोड़ देना ही ठीक होगा। लेकिन दास उससे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसके आदमी हैं या वो वासुदेवन कितना बड़ा गुंडा है, इसीलिए तुम पहले इनका FIR दर्ज करो, बाकी मैं देख लूंगा। अब ये बात चुपके से हरिहर वासुदेवन को बता देता है कि दास उसके आदमियों को नहीं छोड़ रहा, जिसके बाद दास को एक अनजान कॉल आता है और उस कॉल पर मौजूद आदमी उससे कहता है तुझे अंताक्षरी खेलना पसंद है ना, चल अब मेरे साथ खेल। और इसके बाद वो गाना गाने लगता है। तो दास उससे पूछता है कि कौन हो तुम, तो वो कहता है कि ये सब मैं बता दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं खेलेगा क्या।
चल ठीक है, तो मैं तेरी बेटी के साथ खेलूंगा। और ऐसा कहकर वो फोन काट देता है और दास सोचने लगता है कि आखिर ये कॉल किसका हो सकता है। अब उसी रात वासुदेवन अपने आदमियों के साथ दास के घर आता है और वो उससे कहता है कि तू मेरे आदमियों को गिरफ्तार करेगा। मैं क्या कर सकता हूँ तुझे नहीं पता, इसलिए चुपचाप मेरे आदमियों को छोड़ दे। यहाँ वो दास को धमकाता जरूर है, लेकिन उसकी बेटी को कुछ नहीं करता। उल्टा वो उसकी बेटी को स्वीट्स का एक बैग देकर वहाँ से चला जाता है। खैर, अब इसके बाद हमें उन्नी की फैमिली दिखाई जाती है। वही आदमी जो दास के घर के पास रहता है और जिससे दास ने वो बाइक खरीदी थी। उन्नी की बात करें तो उसकी वाइफ का नाम होता है लता, जिसने अपने पहले हस्बैंड को डिवोर्स देकर उन्नी के साथ रहना शुरू किया था। अब उसके पहले हस्बैंड से उसका एक बेटा था जिसका नाम कार्तिक है, और इसके बाद लता और उन्नी की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है विधु। अब कार्तिक उन्नी का बेटा नहीं है, इसलिए उन्नी उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। हम देखते हैं कि कार्तिक को म्यूजिशियन बनने का बहुत शौक है, लेकिन उन्नी उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन करवा देता है, जिस वजह से कार्तिक उन्नी को पसंद नहीं करता। इस बीच वो अपनी माँ लता से कहता रहता है, माँ तुमने इस आदमी से शादी क्यों की? अगर तुम उन्नी से शादी ना करती तो ज्यादा अच्छा होता, कम से कम हम अपने मन की जिंदगी तो जी रहे होते। और देखो, वैसे भी मेरे पापा की बाइक घर पर पड़ी थी, लेकिन इस आदमी ने उसे बेच दिया। आप ही बताओ, आखिर किस हक से उसने वो बाइक बेची? क्या वो बाइक उसकी थी? नहीं ना। इस तरह कार्तिक गुस्से में अपनी माँ को बहुत कुछ बोलने लगता है। अब इसी दरमियान डीएसपी का एक दूर का रिश्तेदार श्रीनिवास अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाता है, और इस श्रीनिवास की ड्यूटी दास के ही पुलिस स्टेशन में पड़ती है और वो दास के साथ काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दास की वाइफ चित्रा दिखाई जाती है, जो एक हॉस्पिटल में नर्स की तरह काम करती है। लेकिन वहाँ एक डॉक्टर चित्रा को बहाने से इधर उधर टच करता रहता है, और ये चीज चित्रा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। हालांकि वो सोचती है कि वो इस बारे में दास को बताएगी, लेकिन हिचकिचाहट की वजह से वो उसे कुछ बता नहीं पाती। अब इसी बीच एक दिन दास की बेटी स्कूल से वापस आ रही होती है कि तभी बीच रास्ते में एक स्ट्रेंजर उसे रोक लेता है और उससे अंताक्षरी खेलने लगता है। अब दास की बेटी को वो स्ट्रेंजर नजर नहीं आता, लेकिन वो उसकी आवाज सुनकर आगे का गाना गाने को कहता है, और उसकी आवाज सुनते ही दास की बेटी घबरा जाती है और अपने घर की तरफ तेजी से भागने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्ट्रेंजर उसका पीछा करने लगता है और उसके हाथ में वही स्टेथोस्कोप होता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। साथ ही इस आदमी ने चेहरे पर मास्क भी पहना होता है। अब भागते भागते दास की बेटी अपने घर के पास पहुंचती है और उसके अंदर जाने से पहले ही वो स्ट्रेंजर उसके गले में स्टेथोस्कोप डाल देता है और उसे पीछे खींचने लगता है। लेकिन इतने में दास की बेटी माँ माँ कहकर चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज चित्रा सुन लेती है। आवाज सुनते ही चित्रा घबराते हुए घर से बाहर आती है और सामने का सीन देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर चित्रा को सामने देखकर वो स्ट्रेंजर उस बच्ची को मारने की बजाय उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है। अब चित्रा फौरन ये बात अपने हस्बैंड दास को बताती है, जिसके बाद दास घर पर पहुंचता है। अब अपनी बेटी से सब कुछ पूछने के बाद दास उस जगह पर जाता है जहां ये हादसा हुआ था। अब वहां उसे एक मास्क मिलता है जो उस स्ट्रेंजर ने पहना था। यहाँ दास उस मास्क को देखकर सोचता है कि ये कांड वासुदेवन ने ही किया होगा, क्योंकि मैंने उसके आदमियों को अभी छोड़ा नहीं है। और पिछली बार जब वासुदेवन उसके घर आया था तो इस तरह के कागज के बैग में वो उसकी बेटी को स्वीट्स देकर गया था। इसके बाद दास फौरन अपनी बाइक लेकर वासुदेवन के घर पहुंचता है और वहां उसे धमकाते हुए कहता है, वासुदेवन जो भी कुछ है वो हम दोनों के बीच है, इसे हम आपस में सुलझा लेंगे, लेकिन मेरी बच्ची को चोट पहुंचाने की सोचना भी मत, क्योंकि ये गलती तुमको और तुम्हारे आदमियों को बहुत भारी पड़ेगी। पर ये सुनकर वासुदेवन खुद हैरान हो जाता है और सोचता है कि तू किस बारे में बात कर रहा है। मैं कोई हिजड़ा नहीं हूँ जो पीठ पीछे वार करूँ। फैमिली मेरी भी है, मैं इस मामले में परिवार को नहीं घसीटता, इसलिए मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से अच्छा है अपने किसी दुश्मन के बारे में सोच जो ऐसा कर सकता है। मेरा टाइम खराब मत कर। अब इसके बाद जब दास अपने घर आता है तो डीएसपी जयचंद्रन उसको कॉल करके डांटता है कि किसी को बिना वजह बिना सबूत के ऐसे धमकाना ठीक नहीं। आखिर तुम ऐसे कैसे वासुदेवन के पास चले गए? आगे से याद रखना, बड़े लोगों के मामले में हाथ डालने से पहले एक बार मुझसे जरूर पूछ लेना। अब उसके अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है नैना। हम देखते हैं कि नैना असल में कार्तिक के घर के बगल में ही रहने आई होती है और हमें ये भी पता चलता है कि नैना बात नहीं कर सकती, यानी वो शायद बोल नहीं पाती। अब कार्तिक नैना को देखकर उसे चाहने लगता है, इसलिए जब भी उसे मौका मिलता है तो वो नैना को अपने पास बुलाकर म्यूजिक सुनाता रहता है। अब इसी बीच एक दिन हरिहर और एक पुलिस वाला नैना के घर पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, जहाँ नैना के बात ना करने की वजह से वो उसके फादर से रिश्वत लेकर वेरिफिकेशन का काम कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दास उस आदमी के बारे में सोच रहा होता है जिसने उसकी बेटी
पर हमला किया, इसलिए अब वो उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करता है जिससे स्ट्रेंजर ने उसे कॉल करके अंताक्षरी खेलने को कहा था। अब फाइनली दास और उसकी टीम उस नंबर को ट्रेस कर लेती है और उसकी लोकेशन पता कर लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो नंबर किसी पोल्ट्री फार्म हाउस की लोकेशन दिखा रहा होता है, इसीलिए दास फौरन श्रीनिवास को साथ लेकर वहाँ जाने लगता है। अब उस फार्म हाउस पहुँचने के बाद दास को वो फोन नजर आ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ काम करने वाले आदमियों से उस फोन के बारे में पूछताछ करने लगता है। लेकिन वहाँ के लोग उससे कहते हैं कि सर, हमें नहीं पता कि ये फोन यहाँ कैसे आया, बल्कि हमने भी इसे आपके देखने के बाद ही देखा है। हो सकता है कि शायद इसे कोई जानबूझकर रखकर चला गया हो ताकि आपको गुमराह कर सके। तो अब पुलिस स्टेशन वापस आने के बाद दास श्रीनिवास को बुलाता है और कहता है कि क्रिमिनल ने स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करके मेरी बेटी को मारने की कोशिश की, इसीलिए तुम पता करो कि पास्ट में ऐसे कोई इंसिडेंट हुए थे क्या जहां स्टेथोस्कोप से किसी की जान गई हो, इसलिए ऐसे रिकॉर्ड्स ढूंढकर मेरे पास लाओ। इसलिए दास के कहने पर अब श्रीनिवास इस जांच पड़ताल में लग जाता है। उधर चित्रा ने अभी तक दास को अपने उस डॉक्टर के बारे में नहीं बताया होता जो उसे अक्सर छेड़ता है, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज चल रही होती है कि कहीं ये डॉक्टर ही तो मेरी बेटी को मारने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि उस आदमी के हाथ में स्टेथोस्कोप था जैसे डॉक्टर के पास होता है। इसलिए फिर हम देखते हैं कि जब चित्रा के हॉस्पिटल में वो डॉक्टर नहीं होता तो चित्रा उसके कैबिन में जाती है और वहाँ वो उसकी ड्रॉअर खोलकर चेक करती है कि उसका स्टेथोस्कोप वहाँ है या नहीं। लेकिन इत्तेफाकन वो स्टेथोस्कोप वहाँ मौजूद होता है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। पर फिर थोड़ी देर बाद जब वो डॉक्टर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि कोई उसके कैबिन में आया था और जो भी आया था उसने उसकी ड्रॉअर को खोला था। अब वो इसके लिए चित्रा पर शक करता है और उसे सभी के सामने डांटने लगता है कि मैंने कितनी बार कहा कि जब मैं कमरे में ना रहूं तो यहाँ मत आया करो। खैर, अब इस तरह श्रीनिवासन दास को कॉल करके बताता है कि सर, जैसा आपने पता करने के लिए कहा था तो मुझे कुछ चीजें पता चली हैं। असल में जिस स्टेथोस्कोप से मर्डर की बात आपने पूछी थी, तो मैं आपको बता दूं कि अब तक ऐसी कुल 2 हत्याएं हो चुकी हैं, जिसमें से पहला मर्डर 2010 में कविता नाम की लड़की का हुआ था और दूसरा मर्डर 1991 में एनी नाम की लड़की का हुआ था। अब इन दोनों केसेस में किसी सॉफ्ट मटेरियल से गला घोंटकर इन्हें मारा गया था और ये सॉफ्ट मटेरियल स्टेथोस्कोप भी हो सकता है। आगे वो कहता है कि सर, अगर हम कुछ पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो ऐसे और भी केसेस हमें मिल सकते हैं। इसके बाद दास श्रीनिवास से उन विक्टिम्स की फैमिली के फोन नंबर्स हासिल कर लेता है और सबसे पहले वो कविता की फैमिली को कॉल करता है। यहाँ उसे कविता की माँ से बात करने पर यह पता चलता है कि कविता के मरने के बाद उसके फादर की भी डेथ हो गई थी। और फिर हमें ये पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जिस लड़की का मर्डर हुआ था वो कविता ही थी और ये उसी की माँ थी। इसके बाद दास एनी की फैमिली को कॉल करता है और वहाँ से उसे पता चलता है कि एनी के मरने के कुछ दिनों बाद उसके फादर की भी डेथ हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उस केस को एक्सीडेंट समझकर बंद कर दिया। अब इसके बाद दास दोबारा श्रीनिवास को कॉल करता है और कहता है कि श्रीनिवास, इन दोनों केसेस में एक कॉमन चीज है कि लड़की के मरने के कुछ ही दिनों बाद उसके फादर की भी डेथ हो जाती है। इसलिए अगर और भी ऐसे केसेस हैं जिसमें किसी के मरने के बाद उसके पिता की डेथ हुई थी तो उन्हें ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ। अब श्रीनिवास फौरन इस काम पर लग जाता है और जल्द ही बहुत सारे केसेस को ढूंढकर दास के सामने ले आता है। अब इन केसेस को स्टडी करते वक्त दास को 2 नाम नजर आते हैं, दिवाकर और दीपिका। फिर दास इन नामों को देखकर श्रीनिवास से कहता है कि मैंने इन नामों को कहीं देखा या सुना जरूर है, लेकिन कहाँ ये याद नहीं आ रहा। और तभी उसे श्रीनिवास बताता है कि इनमें से एक केस को डीएसपी जयचंद्रन ने इन्वेस्टिगेट किया था। तो दास और श्रीनिवास अब सीधा जयचंद्रन के पास पहुंचते हैं, ये सोचकर कि शायद वो मदद करेगा। लेकिन जयचंद्रन ये सब सुनकर उल्टा दास को डांटने लगता है और कहता है कि मेरे इन्वेस्टिगेट किए गए केसेस को तुम दोबारा खोल रहे हो, ये मेरी इन्वेस्टिगेशन की इंसल्ट है। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो और क्या कहना चाहते हो? कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि मैंने बिना इन्वेस्टिगेट किए केस को बंद कर दिया? इस तरह वो दास को फोर्स करता है और इस इन्वेस्टिगेशन को तुरंत रोकने के लिए कहता है। लेकिन ये सब दास की फैमिली और उसकी बेटी से जुड़ा हुआ मामला था, इसीलिए दास इस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकता। यहाँ दूसरी तरफ कार्तिक की बहन विधु अपने घर के आसपास अपनी बिल्ली को ढूंढ रही होती है और इसी बीच वो बिल्ली को ढूंढते ढूंढते एक पुराने घर में घुस जाती है। अब अंदर वो कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और फौरन अपने घर की तरफ दौड़ने लगती है। फिर हम देखते हैं कि उसी मूवमेंट पर दास भी उसी रास्ते से जा रहा होता है। अब उन्नी की बेटी विधु को घबराकर भागता हुआ देखकर वो अपनी बाइक रोक लेता है और उससे भागने की वजह पूछता है, लेकिन विधु उसे कुछ ज्यादा नहीं बताती, बस कहती है कि अंकल अंदर उस घर में, और ऐसा कहकर वो अपने घर की तरफ भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि दास उस पुराने घर में जाता है, ये सोचकर कि विधु ने ऐसा क्या देख लिया। अब अंदर जाकर वो देखता है कि किसी ने विधु की बिल्ली को मारकर वहाँ लटका दिया है। अब दास को ये बात बहुत अटपटी सी लगती है, इसलिए वो आसपास उस कमरे की तलाशी लेने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसी कमरे में नैना भी छुपी होती है,
जो दास को देखकर घबराते हुए वहाँ से भागने लगती है। अब दास उसका पीछा करता है और आखिर में बहुत लंबी चेजिंग के बाद वो आखिर में नैना को पकड़ लेता है। अब यहाँ नैना बेवजह चीखने चिल्लाने लगती है, जबकि दास उसे बार बार कहता है कि चुप हो जाओ और बताओ कि तुम वहाँ क्या कर रही थी और उस बिल्ली को किसने मारा। अब उसी रास्ते से दो कॉलेज स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं, जो ये देखकर वहाँ रुक जाते हैं और फिर उनमें से एक ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और वीडियो को इंटरनेट पर डालकर वायरल कर देता है। इसके बाद वीडियो वायरल होते ही टीवी न्यूज वाले कहने लगते हैं कि इंस्पेक्टर दास एक लेडी कांस्टेबल के बिना एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। देखिए पुलिस कैसे अपनी मनमानी कर रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुलिस पब्लिक की सेफ्टी कैसे करेगी। अब डीएसपी जयचंद्रन ये देखकर दास को कॉल करता है और उसे खूब डांटता है। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट दास पर इंक्वायरी बिठाता है और टेम्पररी तौर पर उसे सस्पेंड भी कर देता है। लेकिन दास यहाँ पर अपनी कोई सफाई नहीं देता, क्योंकि इस वक्त उसका मन उस केस में उलझा होता है कि आखिर उसकी बेटी पर वो जानलेवा हमला किसने किया था। पर उसके सस्पेंशन से एक आदमी को मौका मिल जाता है। असल में पॉलिटिशियन वासुदेवन ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था, इसलिए अब वो हरिहर को बुलाता है और उसे रिश्वत देकर नैना से झूठी रिपोर्ट बनवाने को कहता है। इसके बाद हरिहर नैना के पास जाता है और एक झूठा स्टेटमेंट पढ़कर उस पर साइन करने को कहता है। उस स्टेटमेंट में लिखा होता है कि दास ने नैना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पूछताछ के नाम पर बदसलूकी की और इस हादसे में नैना बहुत जख्मी हो गई। इस तरह की झूठी बातें उसमें भरी होती हैं। लेकिन ये सब सुनकर नैना हरिहर से कहती है मैं साइन नहीं करूंगी। और यहाँ हरिहर को तब जाकर पता चलता है कि नैना असल में बोल सकती है, वो बस हमेशा चुप रहती थी, इसलिए सबको लगता था कि वो बोल नहीं सकती। अब ये सुनकर हरिहर नैना को डांटने लगता है और फोर्स करने लगता है कि वो पेपर पर साइन करे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी हरिहर की आवाज सुनकर बाहर खड़ी कांस्टेबल अंदर आ जाती है और वो भी हरिहर की बात ना मानते हुए नैना के पास जाकर बैठ जाती है। यहाँ नैना दास के फेवर में स्टेटमेंट देती है कि उस सब में दास की कोई गलती नहीं थी, मैं बस विधु के भागने की वजह से उस कमरे में देखने गई थी, लेकिन तभी मैं मरी हुई बिल्ली को देखकर वहाँ से भागने लगी और दास सर वहाँ आ गए। मैं इतनी डर गई थी कि उनके रोकने पर भी नहीं रुकी, इसलिए मजबूरन उन्हें मेरे पीछे भागना पड़ा। अब वहीं दूसरी तरफ दास अपने घर पर बैठकर पुरानी फाइल्स चेक कर रहा होता है और आखिर में सारे रिकॉर्ड्स देखने के बाद उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है। वो ये बात अब श्रीनिवास को बताता है और कहता है श्रीनिवास, मुझमें और मरने वालों में एक बात कॉमन है और वो है मेरी बाइक। मैंने नोटिस किया है कि पिछले 35 सालों में तकरीबन 12 मर्डर हुए हैं और इन सालों में जो लोग मरे उन्होंने इसी बाइक का यूज किया था। यानी जो कोई भी इस बाइक को यूज करता है, पहले उसकी बेटी मरती है, फिर उसका पिता मर जाता है और जैसे ही वो बंदा मरता है तो इस बाइक को साइड में रख दिया जाता है और फिर कुछ महीनों बाद कोई दूसरा बंदा इसे खरीद लेता है और फिर उसके साथ भी यही घटनाएं होने लगती हैं। तो इस तरह फिलहाल ये बाइक अभी मेरे पास है, इसलिए ये चीज मेरे साथ हो रही है। लेकिन फिर वो एक चीज नोटिस करते हुए ये भी कहता है कि अगर ये चीज सभी के साथ हुई तो मुझसे पहले उन्नी के पास ये बाइक थी, आखिर उसके साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उन्नी तो कार्तिक का सौतेला पिता है, यानी वो बाइक उन्नी की नहीं बल्कि कार्तिक के असली पिता दिवाकर की थी। फिर वो याद करता है कि जब कार्तिक की माँ लता ने दिवाकर को डिवोर्स दिया था तो प्रॉपर्टी के साथ दिवाकर ने कार्तिक को ये बाइक भी दे दी थी, लेकिन जब तक ये बाइक दिवाकर के पास थी और उसी दौरान उसकी मौत हो गई थी। यानी दास को अंदाजा हो जाता है कि हो ना हो दिवाकर की मौत भी इसी के चलते हुई है। वो समझ जाता है कि हमें सबसे पहले इस बाइक के पहले ओनर का पता करना होगा, तभी इस केस की डिटेल्स मिलेंगी। और इस तरह उसे पता चलता है कि इस बाइक का सबसे पहला ओनर था अनंत नाम का लड़का। तो इसके बाद दास अनंत के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। अब यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है जब उस छोटे लड़के ने अनंत को जख्मी किया था, लेकिन बाद में अनंत उस लड़के पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि पुलिस ने उसे पनिशमेंट देने की बजाय काउंसलिंग करके छोड़ दिया था। इसीलिए अनंत उस लड़के को सबक सिखाने का डिसीजन लेता है और अब वो ये बात राघव को बताता है। दोस्तों, राघव वही आदमी था जो उस बच्चे की माँ के ऊपर गंदी नजर रखता था। तो यहाँ राघव उससे कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मेरे पास एक सोल्यूशन है। और ऐसा कहते हुए राघव अनंत को लेकर उस लड़के के घर आ जाता है। अब अनंत पहले उस लड़के को पेड़ से बांधकर उसको बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राघव घर के अंदर घुसता है और स्टेथोस्कोप से उस लड़के की माँ के मुंह को बांधकर उसके साथ गलत काम करता है। अब इसी बीच स्टेथोस्कोप उसके मुंह में फंसने की वजह से उस बच्चे की माँ मर जाती है। इसके बाद अनंत और राघव उन दोनों को वैसी ही हालत में छोड़कर अपनी बाइक से वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़का जैसे तैसे अपने हाथ पैर खोलकर घर के अंदर जाता है और वहाँ वो अपनी माँ को मरा हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। अब इसके बाद वो ठान लेता है कि वो उन दोनों को जान से मार देगा। फिर वो एक हाथ में चाकू और दूसरे में स्टेथोस्कोप लेकर अनंत के घर जाने लगता है। लेकिन इत्तेफाक से तब तक राघव और अनंत की भी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी होती है और ये देखकर वो लड़का जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है क्योंकि वो अपने हाथ
हाथों से उन दोनों को मारना चाहता था। अब प्रेजेंट डे में दास अनंत और उस लड़के की कहानी जान लेता है और जब वो अनंत के आसपास वाले लोगों से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़के का नाम था किशोर और वो उस हादसे के बाद मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो वहाँ से भाग भी निकला और ढूंढने पर कहीं नहीं मिला। इसके बाद दास एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाता है और किशोर की सारी बातें बताता है। तो किशोर की कहानी सुनने के बाद डॉक्टर कहता है कि किशोर राघव और अनंत को अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसलिए इससे किशोर का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और वो गुस्सा अभी भी किशोर के अंदर बसा है। इसलिए किशोर अपना रिवेंज लेने के लिए जो कोई भी उस बाइक को यूज करता है उसके ओनर और उसकी फैमिली को मार देता है। और चूंकि उसकी माँ को जिस तरह से मुंह बांधकर मारा गया था वो भी उसी तरीके से इन परिवारों की लड़कियों को मारता है। डॉक्टर कहता है कि जब वो पेड़ से बंधा होगा तो अनंत और राघव के जाने पर उसे उन दोनों की वही बाइक बार बार याद आती होगी। एक वक्त था जब उसे उस बाइक से प्यार था, लेकिन अब वही बाइक उसकी दुश्मन थी। इसलिए जो भी उस बाइक से जुड़ता है वो उसे जान से मार देता है, क्योंकि वो बाइक के हर नए ओनर में अनंत को देखता है। इसलिए पहले वो ओनर की बेटी या बेटे को मारता है क्योंकि वो उसे मेंटली डिस्टर्ब करना चाहता है, और फिर वो ओनर को मार देता है क्योंकि अनंत और राघव ने किशोर की माँ को मारा था। डॉक्टर ये भी बताता है कि किशोर बहुत ही चालाक है, इसलिए उसने पहले तुम्हारी आदत को देखा और तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए कॉल करके अंताक्षरी खेलने को कहा। अब रात होने के बाद दास ये सारी बातें श्रीनिवास को बताता है। तो यहाँ श्रीनिवास दास के घर पर सिक्योरिटी रखने की बात करता है, लेकिन दास इसके लिए साफ मना कर देता है। वो कहता है कि किलर मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा, इसलिए ऐसे में अगर मेरे घर पर सिक्योरिटी होगी तो इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक ये बाइक मेरे पास है वो मुझ पर अटैक करेगा ही करेगा, इसलिए मैं तब तक उसी का इंतजार करूंगा। इसके बाद दास हर रोज किशोर का इंतजार करने लगता है और इसी बीच एक रात जब दास अपनी फैमिली के साथ सो रहा होता है तभी अचानक उसके घर के बाहर उसकी बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है। अब बाइक की आवाज सुनते ही दास फौरन बाहर आता है और आसपास देखता है, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। लेकिन यहाँ उसकी बाइक ऑन थी तो दास समझ जाता है कि किशोर उसके घर के आसपास ही है। अब दास किशोर को बुलाने लगता है और उसे सामने आने को कहता है, लेकिन किशोर बिना दिखे दास के साथ अंताक्षरी खेलने लगता है। वो दास को गाना गाने के लिए कहता है और दास भी अंधेरे में उसे ढूंढते ढूंढते अंताक्षरी खेलने लगता है। फिर इसी दरमियान किशोर दास के घर के पास जाता है और दरवाजा तोड़ने लगता है, और ये जानने के बाद जब दास किशोर के पास पहुंचता है तो किशोर उसके सर पर वार कर देता है, जिसकी वजह से दास गंभीर तौर पर चोटिल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली को याद करते हुए दोबारा खड़ा होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि दास और किशोर के बीच में जबरदस्त हाथापाई होती है और उस वक्त किशोर ने अपने चेहरे पर मास्क पहना होता है, इसीलिए बहुत घमासान के बाद आखिर में दास किशोर का मास्क हटा ही देता है। और ऐसा होते ही अचानक किशोर दास को छोड़कर फौरन अंधेरे में चला जाता है। इसके बाद दास दोबारा किशोर को ढूंढने लगता है और उसे बाहर आने को कहता है, लेकिन जब बहुत देर होने पर भी किशोर बाहर नहीं आता तो दास उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे ही खेल खेलना है तो खेलो, मैं अपनी अंताक्षरी शुरू करता हूँ, और इसी बीच अगर तुम सामने नहीं आए तो मैं तुम्हारी मनपसंद बाइक को भी जला दूंगा। ऐसा कहते हुए दास अपना गाना शुरू करता है और अपनी बाइक को आग लगा देता है। लेकिन तभी किशोर अंधेरे से निकलकर बाइक के पास आता है और अपनी माँ को याद करते हुए उस जलती हुई बाइक को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। अब वो आग बुझाने की कोशिश करता है और गुस्से में दास पर दोबारा हमला करता है, लेकिन फाइनली दास किशोर को मारकर बेहोश कर देता है और उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि दास के ऊपर जो इंक्वायरी थी उसमें वो बेगुनाह साबित हो जाता है और वो दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। फिर ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद दास किशोर से मिलने जाता है। वहाँ पास आकर वो कहता है, किशोर मुझ पर गुस्सा मत हो, जेल से छूटने के बाद मेरी फैमिली को छोड़ देना, क्योंकि तुम्हारे साथ जिसने गलत किया था उसको भगवान ने उसी वक्त सजा दे दी थी। जरा सोचो, आज तुम वही कर रहे थे जो तुम्हारे साथ हुआ था। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हों जो ऐसे ही अपना बदला लेते रहें? इसीलिए तुम्हें इस चक्र को तोड़ना होगा, मेरी बात को याद रखना। ऐसा कहकर दास वहाँ से जा रहा होता है। तभी किशोर उससे कहता है, अंताक्षरी में आगे का वर्ड क्या था? और उसके ऐसा बोलते ही कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी से हमें एक गहरा संदेश मिलता है। ये कहानी हमें बताती है कि गुस्सा और बदला इंसान को कहाँ तक ले जा सकता है। किशोर का दर्द समझ में आता है, लेकिन उसने अपने गुस्से को इतना बढ़ा लिया कि वो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने लगा। ये मूवी हमें सिखाती है कि नफरत और हिंसा कभी समाधान नहीं होती। अगर किशोर ने अपने दुख को सही दिशा दी होती तो शायद वो इतना बड़ा कातिल नहीं बनता। दूसरी तरफ दास की हिम्मत और उसका अपनी फैमिली के लिए लड़ना हमें बताता है कि सच्चाई और प्यार के लिए खड़े रहना कितना जरूरी है। आज सोसाइटी को यह समझना चाहिए कि गलत को गलत तरीके से ठीक करने की कोशिश हमें और गहरे अंधेरे में ले जाती है। खैर, तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत